A dedicated social worker. Ladies and gentlemen, today we have with us Dr. Suman Nirmal Minda, who is the chairperson of Suman Nirmal Minda Foundation, the philanthropic arm of the Uno Minda Group. Dr. Minda has been working towards social cause for over the last 3 decades, wherein, while helping hundreds of thousands of people, she has also helped in designing the CSR activity for the Uno Minda Group and has repositioned its work under 4 key areas like education, vocational training, preventive and curative healthcare, and community well-being and development. Under her able leadership and guidance, Uno Minda Group and SNNF has received several national recognitions. Dr. Minda has also been honored with several various awards and accolades such as Mahatma Award for Lifetime Achievement for Leadership in CSR and Sustainability and Philanthropic Work, and also has been conferred with Distinguished PhD honoris causa by Manav Rachna International Institute of Research and Studies. डॉक्टर मिंडा, वेलकम टू मोबिलिटी आउटलुक। थैंक यू। एक इनिशिएटिव मोबिलिटी आउटलुक की तरफ से जहां हम वुमेन लीडर्स का उनका लीडरशिप जर्नी जानते हैं और हमारे आने वाले वुमेन लीडर्स को हम इंस्पायर करते हैं। डॉक्टर मिंडा, मैं पहले आपके अर्ली लाइफ और एजुकेशनल साइड से थोड़ा शुरू करना चाहता हूँ। क्या आप हमें अपने लीडरशिप जर्नी स्टार्टिंग से बता सकते हैं और क्या आपकी एजुकेशनल कैसा आपका वो पूरा फेज गया है, आप एक बार हमें बता सकते हैं तो? मेरा जन्म कानपुर में हुआ और कानपुर से ही मैं ब्रॉन एंड ब्रॉटअप हूँ। मेरे पिता व्यापार करते थे, जॉइंट फैमिली थी। उनके 4 भाई थे, सब एक साथ जॉइंट थे, एक ही घर में रहते थे। बड़ा परिवार था जो अच्छा लगता था टाइम पास करने के लिए भी, और अगल बगल किसी की ज़रूरत भी नहीं महसूस होती थी कि हम किसी के पास जाएं। मैंने कोएड में 5th तक एजुकेशन ली। उसके बाद मैं बालिका विद्यालय में चली गई, 12th मैंने वहाँ किया, फिर बीए किया आर्ट से। उसके बाद मैंने मास्टर किया इकोनॉमिक्स से। ये मेरी एजुकेशन लाइफ है। मेरा बचपन बहुत अच्छा सुखमय बीता, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। फिर मेरी शादी हो गई, शादी करके मैं यहाँ आ गई। और सामाजिक दायित्व के अंदर अगर मैं आऊँ तो मेरी माँ को बहुत शौक़ था, गंगा जी हम जाते थे उनके साथ नहाने, तो मैं बहुत वहाँ पे गरीबों को उनको बैठे हुए देखती थी। तो मेरे मन में आता था कि मैं इनके लिए क्या ना कर दूँ। तो माँ का भी मन होता था, तो हम लोग सवेरे 4 बजे उठ के खाना बनाते थे, माँ बेटी, एक मेरा भाई भी लग जाता था, और फिर वहाँ बांट के आते थे। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता था, तो जितनी भी रजाई कंबल खरीद सकते थे वो उनको, जो सोते हुए सुकड़ के सो रहे हैं, उनको उड़ाते थे और वापस आ जाते थे। मेरे पापा घर आने के बाद कहते थे, क्या तुम लोग फालतू कामों में लगे हुए हो, वो सब रात शाम को बेच देंगे, फिर गांजा खरीद के पी लेंगे, फिर वो ऐसे ही पड़ जाएंगे। हम बोले ठीक है, हम लोग का भाव है, मेरी माँ कहती थी, तो हम ऐसा ही करेंगे, हमको करके शांति मिलती। आपने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ सोशल वर्क ही किया है, तो क्या एक मोटिवेशन रही है सब सोशल लाइफ में, सोशल वर्क में पूरा लाइफ डालने? नहीं, फिर शादी के बाद भी मेरे फादर इन लॉ, जैसे गौरव ने अभी बताया आपको कि 2000 में उन्होंने ऑर्फन हाउस खोला, तो उसमें भी मेरा जुड़ने का बहुत भाव था। जाती थी टाइम टू टाइम, बट नॉट रेगुलर, क्योंकि बच्चे थे, घर की जिम्मेदारी थी, और मेरे बच्चे होने में प्रॉब्लम भी बहुत थी, मोटा मोटी रेस्ट ही चलता था, तो मैं उस समय इतना नहीं जुड़ पाई। बट 2012 में मैं एकदम अच्छे तरीके से। तो आप क्या आप हमें वो 2012 से आज तक का जर्नी एक बार बता सकते हैं? हाँ जी, बता सकती हूँ मैं। 2012 में CSR तो 2013 में आया है, लेकिन 2012 के पिछले 1 दशक से ही हम काम कर रहे हैं। मेरे फादर इन लॉ ने ऑर्फन हाउस खोला, फिर बगला हिसार में स्कूल खोला, कला केंद्र खोला, फिर हॉस्पिटल खोला, फिर एक धर्मशाला बनवाई वहाँ पे, क्योंकि शादी ब्याह के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं थी गांव वालों के लिए, तो वो बनवाया। धीरे धीरे ऐसे करते ही फिर मैंने अपना, मेरे को देखते देखते बहुत मोटिवेशन मिला, और फिर मैंने अपना ये CSR मानेसर में 2012 में खोला, 13 में CSR आ गया। फिर उसके बाद मैंने पंतनगर में खोला,
फिर ऐसे मेरे आज के दिन 17 सेंटर हैं पूरे भारतवर्ष में, और 7 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। तो 2013 से जो आपकी जर्नी रही है, आप उसमें कुछ ऐसे ऐसे पल हैं जो अब श्योर जो यादगार रहे होंगे, क्या आप हमसे वो सब शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर यादगार की बात करूँ तो बहुत से पल ऐसे हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा सुख देते हैं लाइफ में। जैसे कि मेरा कुछ करने का मन था, बट मैं सोचती थी मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। पर किसी ने मेरे को एक मार्गदर्शन किया और वो निहारपुर गाँव में मेरे को ले गए। वहाँ पे एक सरपंच मिल गए मेरे को, मुकेश जी करके, बड़े ही बढ़िया आदमी थे, हैं सॉरी। तो उन्होंने मेरे को एक कमरा दिखाया कि मैडम आप यहाँ से कटिंग टेलरिंग का कर लो। छोटा सा कमरा था, नॉट बिग। तो अच्छा, उस समय इतनी समझ नहीं थी कि तब करना है बस कुछ, यही एक दिमाग में थॉट था। तो मैंने वो चालू किया, और जब मैंने पहला वैलिडिटी फंक्शन किया और जब मैंने उनको सर्टिफिकेट दिए, तो उनके चेहरे के जो खुशियाँ थी और जो उनके हाव भाव थे, और 3 महीना काम करने के बाद वो कुछ ना कुछ अगल बगल का काम लेने लगी थी। तो उनकी इनकम भी हो रही थी और लर्निंग भी हो रही थी, तो बहुत खुश थी। तो उनके जो चेहरे का होश हवास देख के मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरे को लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक छोटा सा बीज बोया था मैंने, जो कि आज मैं देखती हूँ एक वृक्ष के रूप में मेरे सामने खड़ा है। उसके बाद तो जैसे होड़ लग गई, फिर ब्यूटी खोला, कंप्यूटर खोला, कोचिंग क्लासेस खोले, फिर धीरे धीरे लोग उन्होंने मेरा पूरा एक कैंपस दे दिया मेरे को। और आज मेरा स्कूल 3rd तक चल रहा है। वहाँ पे करीब 500 550 बच्चे आते हैं, अगर निहारपुर की बात करूँ तो। राइट। हर साल। मैम 2013 से आपकी CSR सोशल वर्क जर्नी शुरू हुई थी, एंड आई एम श्योर अभी तक आपके बहुत सारे यादगार पल बने होंगे। आप कुछ हमसे अगर शेयर कर सकते हो उस बारे में तो। हाँ जी, मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने ये समर्थ ज्योति में एक छोटी सी इकाई के रूप में अपना सेंटर खोला, तो वहाँ के सरपंच ने मेरे को एक छोटा सा कमरा दिया और कहा कि मैडम आप इसमें चालू कर सकती हो। तो उस समय मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि मेरी संस्था एक वृक्ष के रूप में मेरे सामने आएगी। तो मेरे को लगा ठीक है, वेरी गुड। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। महिलाएं आई, आने में मेरे को ज़्यादा चैलेंज नहीं करना पड़ा, आराम से एडमिशन हो गए, आराम से आती गई। और जब मैंने पहला वैलिडिटी फंक्शन किया और उन महिलाओं को जब सर्टिफिकेट दिया, तो मैं उन महिलाओं का जो स्माइली फेस, हैप्पीली फेस देख रही थी, तो मेरे को लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया। और एक एक महिला क्या 3 महीने का कोर्स करने के बाद दे आर अर्निंग, कुछ ना कुछ काम भी कर रही थी। तो वो और ज़्यादा खुश थी कि मेरा जीविका पालन थोड़ा सा और बेटर हो गया। तो उस क्षण मेरा बहुत खुशी का दिन था। फिर धीरे धीरे तो होड़ लग गई। फिर मैंने स्कूल बनाया, नर्सरी खोला, लोअर केजी खोला, अपर केजी खोला, धीरे धीरे एक क्लास ऊपर करती गई। कंप्यूटर खोला, ब्यूटी खोला। तो उसमें सब महिलाओं ने, जिसको प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने अपना जॉब कर लिया, किसी ने अपना सेंटर बना लिया। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो घर से ही काम करने लगी, बट दे आर अर्निंग 2000, 3000, कोई 5000। और आज ऐसी वो महिलाएं आती रहती हैं, कोई 15 भी कमा रही है, कोई 20 भी कमा रही है। राइट। टाइम टू टाइम मैं उनकी हेल्प भी लेती रहती हूँ कि आप यहाँ खड़ी हुई हैं, आप महिलाओं को कुछ बताएं। एज अ चेयरपर्सन ऑफ SNMF आपने ऊनो मिंडा का भी CSR एक्टिविटी रीडिजाइन किया था। क्या आप एक बार हमें उस जर्नी के बारे में और रीडिजाइन करने के पीछे मकसद क्या था, एक बार वो बता सकते हैं तो? रीडिज़ाइन मैंने इसलिए किया कि जैसे पहले भी अपनी बात हुई कि एक उगते हुए सूरज को तो सभी प्रणाम करते हैं। जो आदमी समर्थवान है वो, उसको तो सभी वो करते हैं। मेरे मन में ऐसा आया कि जो बेचारे जिनकी कोई हेल्प नहीं करने आता, कोई आगे नहीं बढ़ता, उनको मैं आगे करूं। उसमें कुछ ऐसे भी थे, मेरे से गौरव भी कहते थे
टीचर भी कहती थी मैडम इसको तो कुछ लिखना ही नहीं आता, कुछ कॉपी बनानी नहीं आती। फिर मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का उनको उदाहरण देती थी। और जो मेरे पास एक टेलर आता था मैं उसका उदाहरण देती थी कि अगर उसके पेट में फायर इन द बेली होएगी तो जरूर वो सब कुछ सीख जाएगी। तो ये सोच के मैंने ये रिडिजाइनिंग की। बीइंग अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट, आपने भारत के अलावा अन्य देशों में भी बहुत सारे CSR एक्टिविटीज की हैं। मैंने इंडोनेशिया जकार्ता में की। वहाँ पे मैंने कोच एक तो हेल्थ में मैंने वहाँ ज़्यादा किया कि जो लोग विकलांग थे उनको मैंने व्हील चेयर दी। और मैंने महसूस किया जब मैं दोबारा गई कि मैडम हमने तो दीन दुनिया देखी नहीं थी। बच्चे भी थे, बच्चे तो इतने प्रसन्नचित्त थे कि मैडम आज मैं उस पार्क में गया था, मैं खेल तो नहीं सकता था लेकिन मैंने खेलते हुए देखा। लेकिन मैंने उनको देखा तो सही, आपने मेरे को व्हील चेयर दी तो। और ऐसे ही मैंने कानों की मशीन दी, जो काफ़ी टाइम से इंसिडेंट के कारण नहीं सुन पा रहे थे, तो वो भी बहुत प्रसन्नचित्त थे। तो और रोजगार के हिसाब से जिनको रोजगार मिल जाए ऐसे कोर्स भी मैंने वहाँ पे चलाए। फिर वो कोविड आ गया तो उसके पीछे सब इंडोनेशिया में एक तरीके से रुक गया। बहुत पहले से आप सोशल वर्क कर रहे हैं। हाँ। आपने पूरी एक जर्नी देखी है, लास्ट 30 साल में आपने सोशल वर्क किया है। उन 30 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं सोशल वर्क में, और आपने कैसे उन चेंजेस को अडेप्ट किया है? अगर आप हमें वो थोड़ा सा बता पाएंगे तो। सोशल वर्क के बारे में अगर मैं कहूँ तो सोशल वर्क तो शुरू से ही होते आए हैं। आज अब देखेंगे कितने लोगों ने धर्मशालाएं बनवाई हैं, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल भी बनाए हैं। लेकिन आने वाले टाइम की अगर बात करें तो एक CSR का टूल निकल गया जिसके लोग एक मजबूरी हो गई कि 2% तो करना ही करना है। लेकिन मैं देखती हूँ कि लोग उस टूल के कारण नहीं, जब तक दिल नहीं होगा जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। भाव मन में होने चाहिए तभी सब करते हैं। और मैं ये भी महसूस करती हूँ कि बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि हम कैसे करें। कई लोग हेल्प मांगने भी आते हैं कि कैसे मैं करूं, सलाह करने भी आते हैं, हम ऐसे कर लो। कईयों के मन में भाव भी नहीं होते हैं। बट CSR टूल आने के बाद समाज में बहुत बदलाव आए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं। आज देखें तो एजुकेशन में भी, पर्यावरण में भी, हेल्थ में भी, सब कौशल विकास में, साफ सफाई में, हर क्षेत्र में पहले के मुकाबले काफ़ी चेंजेस हैं। और लोग आगे से आगे बढ़ के करने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी हैं। बहुत से लोग तो सस्टेन तरीके से भी करते हैं कि जिन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा है, करते जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मैं अगर कहूँ तो अगर लोग मिलके एक यूनिटी बना के कुछ करें तो बहुत जल्दी गांव आदर्श गांव बन जाएंगे। जैसे कोई शिक्षा में करता है तो शिक्षा तो वहां की अच्छी हो जाती है, बट और चीजें थोड़ी सी पीछे रह जाती। अगर एक गांव को पकड़ के सब कुछ ना कुछ उसी गांव में करे तो और ज्यादा बदलाव अपने को देखने को मिल सकते हैं। बट एवरी पर्सन इज डूइंग वेरी वेल। अब एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट होने के साथ साथ आप एक ग्रैंडमदर भी हैं। Yeah. आप कैसे वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में आप बैलेंस कैसे रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं? बड़े इजीली हो जाते हैं क्योंकि एक तो मेरे फायर इन द बेली है, राइट। दूसरा बहुत सस्टेन तरीके से काम करती हूँ। सैटरडे में अपना ऑफ रखती हूँ, लेकिन उसके बाद भी सबसे ज़्यादा फोकस मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को करती हूँ। अगर वो मेरे पास होते तो मैं सब कुछ छोड़ देती। घर मेरा पूरा मैनेजमेंट रहता है, स्टाफ भी मेरा बहुत अच्छा है, पुराने हैं सब। और साथ में सबसे बड़ा फोकस ये है कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मेरा बहुत हेल्प करते हैं। मेरे को कभी नहीं कहते कि तुम यहाँ क्यों जा रही हो, क्या कर रही हो,
या आज तुमको नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेरे हस्बैंड से ये कहते हैं कि तुम जाओ, दिल लगा के काम करो, जिस तरीके से अभी तक कर रही हो ऐसे ही करती रहो। तो उनके सहयोग से मैं और ज़्यादा डेडिकेटली तरीके से कर पाती हूँ। मैम, आप जब गांव में जाते हैं, आपने जैसे बताया कि बहुत ही निचले स्तर के लोगों को आपने ऊपर उठाया है, तो उन लोगों को देख के या उन लोगों से आपको ऐसी क्या चीजें लगती हैं जो आज के डेट में एक वुमेन को लीडर बनने से रोक रही हैं? आज के डेट में वो चीजें रोकती हैं? हाँ। मैं और तो कोई कारण नहीं बताऊंगी। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे जब मैंने शुरू में जाना चालू किया स्टार्टिंग डेज में 1.5-2 महीने के लिए, तो वो बच्चे आते थे, नाक बहती थी, ये होता था, तो एक अजीब सी फीलिंग होती थी। बट आफ्टर दैट आते आते एक ऐसी अभ्यस्त हो गई कि जैसे मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो सैकड़ों बच्चे आ जाते हैं, चिपक जाते हैं। कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई ये पकड़ लेगा, कोई ऐसे जफ्फी भर लेगा कि बस और कोई ना छुइए, मेरी मैडम है ओनली। तो उसके बाद से वो चीज खत्म नहीं हो गई। अब वो जिस हालत में भी आते हैं, दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, दिल से लव करती हूँ कि दे आर माई ग्रैंड चिल्ड्रन। बट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो विमेन को आज के डेट में एटलीस्ट इन द ऑटोमोटिव स्पेस आगे बढ़ने से रोक रही है? सोशल कुछ भी कॉजेज हो सकते हैं, नो मेल डोमिनेंस या ऐसा कुछ, आप कुछ ऐसा कुछ विटनेस करते हैं क्या? पर्सनली अगर मेरी बात करें तो मैं नहीं करती हूँ, एकदम भी नहीं करती हूँ। लेकिन जनरल अगर बात करूं तो देखिए कि हर जगह कोई भी काम करेगा कुछ ना प्रॉब्लम आती ही है। जैसे आंधी तूफान का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए, सेम सामाजिक लाइफ है। और महिलाओं के लिए खास तौर से बच्चों की प्रॉब्लम, उनके एजुकेशन, पेरेंट्स जो कि एक मेल नहीं करते हैं और वाइफ को जरूर करना, उनके लिए एक टास्क हो लीगल पॉइंट है कि उनको करना ही करना है, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बट जिनको करना हो, ये सब चीज़ें तो समाज के साथ लगी रहती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, तो उनको रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये प्रॉब्लम तो चलती रहती हैं, आएंगी भी, खत्म भी हो जाएंगी। डॉक्टर मिंडा, आपकी क्या एडवाइस रहेगी आने वाले वुमेन लीडर्स की, आने वाले जनरेशन वुमेन लीडर्स की, कि वो कंटिन्यू रखे अपना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और आने वाले जनरेशंस को भी मोटिवेट करते रहे? आगे आने वाली महिलाओं को सबसे पहला मेरा संदेश ये रहेगा कि जैसे आज के दिन हर महिला अपने हस्बैंड के लिए एक सपना देखती है कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा आदमी बने, बहुत पैसे कमाए, ऊंचे पद पे जाए। अपने बच्चों के लिए भी सपना देखती है कि बहुत अच्छा पढ़े, ऑलराउंडर बने, हर फील्ड में उत्तम रहे। ऐसे ही मेरी सजेशन है कि वो अपने बारे में भी सोचें कि मैं भी आगे बढ़ूं, आगे ऊंचा करूं, आगे बढ़ूं और कुछ घर में, समाज में हेल्प भी करूं। क्योंकि जब हम एक एक देश का नागरिक ऊंचा बढ़ता है तो देश में बदलाव आता है, जनसंख्या आगे बढ़ती है, देश आगे बढ़ता है, उसके साथ साथ सभी लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जो ये समाज है, लोग हैं, इसमें रोक टोक, आना जाना सब लगा रहता है। महिलाओं के साथ विशेष चैलेंजेस होते हैं, घर के, बच्चों के, हस्बैंड के, पेरेंट्स के, वो तो लगे ही रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज ख़त्म हो गए, कल ठीक हो गए, तो उनको छोड़ के एक सामाजिक दायित्व के अंदर रहते हुए, उनको संभालते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके परिवार वालों को, उनके हस्बैंड को, पेरेंट्स को भी उनको सहयोग करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें और मेरा भी नाम कमाएं। जैसे कि वो अपने बेटे से, अपने पोते पोती से उम्मीद करती हैं, वैसे अपनी बहू से भी उनको उम्मीद करनी चाहिए कि बेटा तुम आगे बढ़ो। लास्ट में मैं पूरे समाज को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डर के मारे नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक और हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। वंडरफुल।
थैंक यू सो मच डॉक्टर मिंडा, आपने समय निकाला, हमें इतना कुछ pleasure. सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।